हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरोएनाटमी जो हम स्नेल से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। लास्ट वीडियो में अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और किस तरह से उनकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, व्हाट आर द अपर मोटर न्यूरॉन या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द हायर सेंटर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज द कॉर्टेक्स एंड दे गो डाउन and at some point they decassate to the opposite side, they cross over to the opposite side और crossing over के बाद they then synapse with the second order neuron which is usually a short neuron or the interconnecting neuron or the internuncial neuron और फिर वो जो short neuron है which is the second order neuron, it is then connected with the third order neuron और वो third order neuron is also known as the lower motor neuron which then goes and supplies to the target organ such as the muscle. So ये जो fibers ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, these are all called the descending tracts. ठीक है, अब ये जो descending tracts हैं, there are total different 7 types of descending tracts जो हमको डिस्कस करने हैं और उनके नाम हैं, आपको याद है ascending tract के नाम थे in the upward position, यानी वो spinal cord से start होते थे और ऊपर जाते थे तो उनका नाम था spinocerebellar tract, spinocerebral, spino, so they used to start with spino. अब ये उसका रिवर्स है, जो descending pathways हैं they are coming from the higher centers, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं, देखें कॉर्टिको स्पाइनल, तो ये कॉर्टेक्स से यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, रेटिकुलो स्पाइनल ये रेटिकुलर प्रोसेसेस से या रेटिकुलर फाइबर्स से या रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगा, टेक्टो स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल, सो दे आर कमिंग फ्रॉम द हायर सेंटर्स एंड देन गोइंग टुवर्ड्स द लोअर सेंटर्स, ओके, विच मीन्स दी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो पूरा टेबल है ये वन बाय वन हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर में वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो फिर ये पूरी रॉ हम डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ऐसे 7 ट्रैक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. One by one in today's video we will complete them all, okay? So let's start the first descending tract which is the corticospinal tract. अच्छा, अब हर डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस रखना है। सबसे पहली बात ये कि जो उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है डिसेंडिंग ट्रैक्ट का, वो कहाँ से अराइज होता है, सो फ्रॉम वेयर डज इट एक्चुअली इनिशिएटेड, यू नो, ओरिजिन उसका क्या है। सो ये आपको हर डिसेंडिंग पाथवे का पता होना चाहिए। फिर वो जो ओरिजिन होने के बाद क्या उसके फाइबर्स या उसके एक्सॉन्स क्रॉस ओवर करते हैं टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी या सेम साइड से जाते हैं या दोनों तरह से जाते हैं, कुछ फाइबर्स क्रॉस ओवर करते हैं और कुछ फाइबर्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल डाउन करते हैं। सो साइट ऑफ क्रॉस ओवर के बारे में पता होना चाहिए, देन द फाइनल डेस्टिनेशन कि वो कहाँ लैंड करते हैं और फिर कोई और कनेक्टिंग ब्रांचेज हैं या नहीं है। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट हेडिंग्स एंड ऑल्सो वी डोंट हैव टू फॉरगेट कि हर पर्टिकुलर डिसेंडिंग पाथवे का फंक्शन क्या है। तो ये सारी हेडिंग्स याद रखनी है, इनको फोकस में रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट विच इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। Now, fibers of the corticospinal tract arise as axons of the pyramidal cells situated in the 5th layer of the cerebral cortex. So, cerebral cortex की different cortical layers होती हैं. So, 5th layer से ये start होते हैं. About a third of the fibers originate from the primary motor cortex area, another third from the secondary motor cortex area. और ये area इस तरह से designate होते हैं, जब हम cerebral cortex पढ़ेंगे तो ये बात आएगी कि area 4 is the primary motor cortex area, area 6 is the secondary motor cortex area, and then the final third from the parietal lobe, which is area 3, 1 and 2. Therefore, we can say that 2/3 of the fiber arise actually from the pre-central gyrus and 1/3 of the fibers arise from the post-central gyrus. So, जो corticospinal tract है, इसका जो first order neuron है, उसके fibers initiate करते हैं from the pre-central gyrus and post-central gyrus. Okay? These fibers do not actually directly control the motor activity, यानी ये directly muscles की contraction control नहीं करते हैं, but they influence sensory input to the nervous system. यानी जो nervous system का sensory arm है उसमें इनका input होता है. So they in a way indirectly control all the movements but not directly innervate the muscles, for example. Because electrical stimulation of different parts of the precentral gyrus produce movements of different parts of the opposite side of the body, we can represent such parts of the body in this area of the cortex by homunculus, which is shown here in this diagram, which is true for most of the
pathways that we have discussed कि face actually अगर हम human draw करें, so this is upright human being जिसका face ऊपर है, लेकिन higher centers में the face is represented by the downward side of the cerebral cortex, और पाँव सबसे नीचे होते हैं upright position में, they are the lowermost structure, but actually in the brain cortex they are represented higher up. Okay, so that is the representation कि जो निचला एरिया है cerebral cortex का, that represents face, and then the hand and the upper limb, and then the lower limb at the topmost area. Okay, this thing is called homunculus of the motor area of the cerebral cortex. This is how it is represented. Note that the region controlling the face is situated inferiorly, and the region controlling the lower limb is situated superiorly and on the medial surface of the hemisphere. The homunculus is distorted picture of the body with various parts having size proportional to the area. Well, ये not important, बात ये सिर्फ बता रहे हैं, और जो याद रखने की है वो ये कि फेस कहाँ represent होता है inferiorly, lower limb कहाँ represent होता है superiorly and medially. Alright, the descending fibers converge in अच्छा क्या बात हो रही थी, हम descending fibers की बात कर रहे थे जो start हुए pre-central और post-central gyrus में, और अब ये fibers नीचे की तरफ travel करना शुरू करते हैं in the corona radiata first, and then they pass through the posterior limb of the internal capsule. Here the fibers are organized so that the closest to the genu are concerned with the cervical portion of the body, while those situated more posteriorly are concerned with the lower extremity. If you can remember this, it's fine. Otherwise ये आपको details पता होनी चाहिए कि जो descending tract corticospinal है वो fibers higher center से start होते हैं from the cerebral cortex, and then they go through different structures. So here if you see they are passing through the internal capsule. So this is the internal capsule जहाँ से ये fibers pass हो रहे हैं, and then there are other areas जहाँ से coronary radiata, for example, they pass also through the corona radiata. So these 2 points are very important for you to remember कि fibers किस तरह नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है? The tract then continues through the middle 3/5 of the basis pedunculi of the midbrain. फिर ये basically midbrain से गुजर रहा है. Here the fibers concerned with the cervical portion of the body are situated medially, while those concerned with the legs are placed laterally. Again, this detail, if you cannot remember, it's okay, but this is an important concept to understand कि the fibers arising from the higher centers of cerebral cortex first pass through the corona radiata, then pass through the internal capsule, and then go through the midbrain. Okay, then they are passing through the midbrain here, and they are going down. And let's see midbrain के बाद इनका क्या होता है. अब midbrain के बाद आएगा pons का area. On entering the pons, the tract is broken into many bundles by the transverse pontocerebellar fibers in the medulla oblongata. Pons हो गया, pons में they are divided into several bundles. अब आई बात medulla oblongata की. The bundle becomes grouped together along the anterior border to form a swelling which is known as the pyramid. अब ये यहाँ पे जो medulla oblongata के pyramids हैं, they are actually made by the corticospinal tract. इसीलिए इस tract का दूसरा नाम भी है pyramidal tract. Corticospinal tract is also known as pyramidal tract. Okay, at the junction of the medulla oblongata and the spinal cord. Now here is when most of the fibers cross the midline and they actually decussate. Okay, so this is called the decussation of the pyramids. It happens at the junction of the medulla oblongata and the spinal cord. Okay, so that's a very important point. This is where the junction of the medulla oblongata and spinal cord is located, and this is where the fibers are actually decussating and then going down again. फाइबर्स तो डिसेंडिंग है, तो नीचे ही की तरफ जाएंगे. स्टार्ट हुए हायर सेंटर से, कोरोना रेडिएटा से गुजरे, इंटरनल कैप्सूल से गुजरे, मिड ब्रेन से गुजरे, पॉन्स से गुजरे, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन में क्रॉस ओवर हो गए. अब क्रॉस ओवर होके इनका सफ़र नीचे की तरफ जारी रहता है, एंड दे एंटर नाउ क्रॉसिंग के बाद इन द लेटरल वाइट कॉलम. अब लेटरल वाइट कॉलम में जब ये आते हैं तो नाउ दे आर नोन एज लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. द रिमेनिंग फाइबर्स विच डू नॉट क्रॉस ओवर, कुछ फाइबर्स मैंने आपसे कहा कि रह जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम क्रॉस बट सम ऑफ देम कंटिन्यू ऑन द सेम साइड. जो सेम साइड पे कंटिन्यू करते हैं दे ट्रैवल इन द एंटीरियर वाइट कॉलम. स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. अब ये जो विदाउट क्रॉसिंग फाइबर्स जो बच गए हैं दे आर नाउ नोन एज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, सो बात ये हो रही है कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है कॉर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, कोरोना रेडिएरा
इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स क्रॉस ओवर कर गए एंड नाउ दे आर कॉल्ड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. जो क्रॉस ओवर नहीं किए और नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं फाइबर्स, दे आर कॉल्ड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. सो ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज. Okay, right. These fibers eventually cross the midline and terminate in the anterior gray column of the spinal cord in the cervical and the thoracic region. So वो fibers जिन्होंने cross नहीं किया था, these ones, the anterior corticospinal, ये भी ultimately cross करते हैं. कहाँ cross करते हैं ultimately? They cross in the cervical region and the upper thoracic region. They don't cross at the junction of the medulla and the spinal cord, for example. They cross lower down. लेकिन basically बात ये है कि सारे का सारा जो information है जो corticospinal tract से travel कर रहा है, ultimately it all goes to the cross and opposite side of the body. दूसरी तरफ चला जाता है. ठीक है. Now the lateral corticospinal tract descends the length of the spinal cord. Its fibers terminate in the anterior gray column of the spinal cord segment. Right? Easy. Most corticospinal fibers synapse with internuncial neurons, which are the second order neurons, which in turn synapse with alpha motor neurons and some gamma motor neurons, which are the lower motor neurons. Only the largest corticospinal fibers synapse directly with the motor neurons. Okay, अब ये जो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए जो हमने जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्स डिस्कस किया था. सो हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट के व्हाट आर द डिसेंडिंग ट्रैक्स की जनरल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं. यहाँ हमने ये सारी बात ऑलरेडी कर रखी है, तो मेरी पिछली वीडियो देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी. अब इसका फंक्शन, द corticospinal tracts are not the sole pathway for serving the voluntary movement. Rather, they form the pathway that confers speed and agility to voluntary movement, and therefore they are important for skilled fine movement. So that's the job of the corticospinal tract. Many of the simple basic voluntary movements जैसे कि वॉकिंग, चलना फिरना, उठना, वो दूसरे डिसेंडिंग ट्रैक्स कंट्रोल करते हैं. जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, इसका प्राइमरी फंक्शन है स्किल्ड मूवमेंट, फाइन मूवमेंट्स. ओके, जैसे राइटिंग है या पेंटिंग है या शेव कर रहे हैं, दीज या बटन बंद कर रहे हैं, दीज आर ऑल द फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स. उनके कंट्रोल में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है. अब ये जो पूरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये कुछ ब्रांचेस भी देता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ब्रांचेस गिवन ऑफ अर्ली इन देयर डिसेंट एंड रिटर्न टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एडजेसेंट कॉर्टेक्स. यानी जब ये यहाँ से उतर रहा होता है, जब ये कॉर्टेक्स से नीचे आ रहा होता है, तो यहाँ पे फर्दर ब्रांचेस देता है जो कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं. ओके, सो देयर आर सम ब्रांचेस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इटसेल्फ. Branches pass to caudate and lentiform nuclei as well. Also the red nucleus and the olivary nucleus and the reticular formation. These branches keep the subcortical regions informed about the cortical motor activity. So basically this corticospinal tract is connecting with a lot of other tracts as well, so that all of them are well connected and aware of each other's job. Okay, that's the simplest version of it. तो अब ज़रा ये टेबल देखते हैं कि क्या हमको corticospinal tract समझ में आया. तो अगर मैं इसको अब छुपा दूं सारे को और आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो यू शुड टेल मी कि फाइन स्किल्ड मूवमेंट. देखते हैं क्या है फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स हैं. यस, रैपिड स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स. दिस इज द जॉब, पर्टिकुलरली द डिस्टल एंड ऑफ द लिम्स, यानी कि हैंड्स की मूवमेंट. आपके हैंड फाइन मूवमेंट्स करते हैं, शेविंग, राइटिंग, यू नो, ऑल दोज फाइन मूवमेंट्स. गिटार बजा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, दीज आर ऑल, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, दीज आर ऑल द फाइन मूवमेंट्स. ओके, दैट इज द जॉब ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट शुरू कहाँ होता है? इन द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया 4, एरिया 6 एंड एरिया 3, 1 एंड 2. और इस सबको अगर समराइज करें, सो दैट इज प्री सेंट्रल गायरस एज वेल एज पोस्ट सेंट्रल गायरस. ओके, क्रॉस ओवर कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द फाइबर्स क्रॉस ओवर एट द जंक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेरा एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड दे आर नोन एज द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. द रिमेनिंग फाइबर्स आर कॉल्ड द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. और ये जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये सर्वाइकल रीजन में जाके ये भी डिकसिस्टेट कर जाता है, ये भी क्रॉस ओवर कर जाता है. ओके, और इनकी डेस्टिनेशन क्या है? ये न्यूरॉन्स एंड कहाँ होते हैं? इन दी इंटरनेशनल न्यूरॉन्स अल्फा टाइप्स मोस्टली. ओके, और इनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ जाती हैं? अपने डिसेंट के दौरान दे गिव ब्रांचेस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द हायर सेंटर्स. सो ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया, यू आर गुड विद द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, अच्छा जी, अब अगला ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज द रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट. लेट्स सी कि व्हाट दिस ट्रैक्ट हैज़ टू ऑफर. इसका फंक्शन क्या है? इसके फाइबर्स स्टार्ट कहाँ होते हैं, क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, थ्रू आउट द मिड ब्रेन
pons, and medulla oblongata, groups of scattered nerve cells and nerve fibers exist. And these scattered nerve fibers are all collectively known as reticular formation. So basically reticular formation क्या चीज़ है? Reticular formation is a group of scattered nerve fibers and their axons in these three areas, which are midbrain, pons, and medulla. Up from the pons, these neurons send axons, which are mostly uncrossed, down into the spinal cord, and they are called pontine reticulospinal tract. From the medulla, similar neurons send axons which are crossed as well as uncrossed to the spinal cord, and they form the medullary reticulospinal tract. अब जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे वो ये कि रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली एक नेटवर्क है. रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को. सो पॉन्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, इवन मिड ब्रेन में देयर आर सच फाइबर्स अवेलेबल. ओके, और वो जो सारे फाइबर्स हैं दे फॉर्म द रेटिकुलर फॉर्मेशन. ये आप देख रहे हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, इट्स द नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. तो होता ये है कि पॉन्स से भी और मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी व्हाट हैपेंस कि इन फाइबर्स में से जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं कुछ फाइबर्स निकलते हैं और नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. अब अगर हम बात करें पॉन्स के रेटिकुलर फॉर्मेशन की तो ये फाइबर्स निकलते हैं और क्रॉस नहीं होते, एंड दे स्ट्रेट गो डाउन, एंड व्हेन दे स्ट्रेट गो डाउन दीज आर कॉल्ड pontine reticulospinal tract. Okay, they are uncrossed. Most of them are uncrossed. Some of them are also crossed. Now medulla की अगर हम बात करें, so medulla से दोनों तरह के fibers हैं. They are crossed as well as uncrossed. So if you see here, some of the fibers are crossing and some of the fibers are not crossing. Same is the case with the pontine. Most of the fibers are uncrossed, but some of the fibers are also crossing. सो बात सारी ये है कि जो पॉन्स में रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा वहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे दे आर कॉल्ड पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, और मेडुला में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा उससे जो फाइबर्स निकलेंगे दे आर कॉल्ड मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सो फाइबर्स ऑफ द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन. और रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? दिस इज नेटवर्क ऑफ एक्सॉन्स एंड न्यूरॉन्स इन द पॉन्स, मेडुला एंड द मिड ब्रेन. ओके, सो ये इनकी ओरिजिन है. Now these reticular fibers, जो reticulospinal fibers हैं from the pons descend through the anterior white column, while those from the medulla descend in the lateral white column. So ये factual चीज़ है जो आपको याद रखनी है. Both sets of the fibers enter ultimately the anterior gray column of the spinal cord, and they may facilitate यानी ऑगमेंट एंड इनहिबिट, दोनों काम कर सकते हैं, अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी. बाय दीज मीन्स द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स influence voluntary movements as well as reflex activity. The reticulospinal fibers are also now thought to include descending autonomic fibers. So इसमें ये भी समझा जाता है, अब recently research कर रहे हैं लोग कि जो reticulospinal tract है, is it important to control the sympathetic and the parasympathetic outflow? But that's a theory. बहुत सारी चीज़ें न्यूरोएनाटमी में अभी क्लियर नहीं है कि how does the nervous system work, but जो पता चलता जा रहा है वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनता जा रहा है. Okay, so at the moment this is all that you should remember. If we look one more time at this diagram, here we are talking about reticulospinal tract जो reticular formation से निकलेगा. That's the reticular formation. ये reticular formation अगर pons से fibers निकल रहे हैं, pontine reticulospinal tract. अगर medulla से निकल रहे हैं, medullary reticulospinal tract. Ultimately they are going and connecting with the anterior gray column. ठीक है जी, right. That's all. And anterior gray column में इनका synapse हो गया and इनके functions आपने याद रखने. अब ट्रैक पढ़ लिया, अब जरा टेबल देखते हैं. टेबल क्लियर होना चाहिए ये वाला, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू अल्टीमेटली रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स. रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट फंक्शन क्या है जनाब इनका? कैन यू रिकॉल? इनहिबिट और फैसिलिटेट द वॉलंटरी मूवमेंट एंड मे कंट्रोल सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. ठीक है जी. ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द पॉन्स, इन द मेडुला, ऑल्सो इन द मिड ब्रेन. ठीक है जी. क्रॉस ओवर, सम ऑफ द फाइबर्स क्रॉस एट वेरियस लेवल्स, सम ऑफ द फाइबर्स डोंट क्रॉस. अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स. और इनकी कोई ब्रांचेज हैं? मल्टीपल ब्रांचेज एज द डिसेंड. ये हैं ही रेटिकुलर फॉर्मेशन, इनका काम ही है नेटवर्क बनाना, इधर उधर ब्रांचेज देना. सो दे हैव मल्टीपल ब्रांचेज, ओके, विच आर नॉट इवन डिफाइंड प्रॉपरली. सो ये सारी कहानी थी जनाब रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट की. अगला ट्रैक देखते हैं विच इज कॉल्ड द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. Now, fibers of the tectospinal tract arise from the nerve cells in the superior colliculus of the midbrain.
Now in the midbrain, here we are looking at the midbrain. This is the superior colliculus. यहाँ से ये fibers निकलते हैं. Most of the fibers cross the midline soon after their origin, and they descend through the brainstem close to the medial longitudinal fasciculus. So most of them actually cross, okay? The tectospinal tract descend through the anterior white column of the spinal cord, and majority of the fibers terminate in the anterior gray column in the upper cervical segments of the spinal cord by synapsing with the internuncial neurons. These fibers are believed to be concerned with reflex postural movements in response to visual stimuli. Very important tract. So visual stimuli, this is your eye and it is giving visual stimulus to the superior colliculus, जिसमें से ये जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स हैं, दे विल इनिशिएट, इनका ओरिजिन है फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस. मोस्ट ऑफ देम क्रॉस टू द मिड लाइन, सम ऑफ देम मे नॉट क्रॉस द मिड लाइन, एंड देन दे descend in the anterior white column of the spinal cord and ultimately synapse at the anterior gray column with the internuncial neuron, which will then finally synapse with the lower motor neuron. So जो reflex activity है visual stimulus के साथ, that is to be controlled by the tectospinal. अब जरा इसको टेबल में देखते हैं. इजी स्टफ है ना ये, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. टेक्टोस्पाइनल जॉब क्या है इसका? फंक्शन रिफ्लेक्स पोस्चुरल मूवमेंट्स कंसर्निंग साइट, विजुअल इनपुट, कोई चीज़ देखा और अपनी पोस्चर को एडजस्ट करना है. इनिशिएट कहाँ से होते हैं? फाइबर्स फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन, एंड क्रॉस ओवर कहाँ होता है? सून आफ्टर ओरिजिन. जैसे ही ओरिजिनेट होते हैं क्रॉस कर जाते हैं और सिनेप्स करते हैं इंटरनशियल न्यूरॉन्स के साथ, और कोई ब्रांचेज इनकी अभी तक पता नहीं हैं, मे बी इन द फ्यूचर पता लग जाए तो तब पढ़ा लेंगे उसको. राइट, सो ये हो गया जनाब टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, फॉरन क्रॉस कर गया सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन. नेक्स्ट जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसका नाम है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट. रूब्रो वर्ड यूज करते हैं रेट के लिए. So the red nucleus is situated in the tegmentum of the midbrain at the level of the superior colliculus. The superior colliculus से पास ही होता है actually red nucleus. अभी दिखाता हूँ डायग्राम में. The axons of neurons in this nucleus cross to the opposite side, and at the level of the nucleus descend as rubrospinal tract through the pons and the medulla oblongata to enter the lateral white column. देखो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं. जो अभी हमने टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ा था वो एंटीरियर वाइट कॉलम में ट्रैवल करता है, लेकिन जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस. हियर इज द रेड न्यूक्लियस. ये रेड न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल के क्रॉस करके और दे ट्रैवल इन द लेटरल वाइट कॉलम, और फिर अल्टीमेटली देखें कहाँ सिनेप्स करते हैं. दे सिनेप्स विद द इंटरनशियल न्यूरॉन्स इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सिंपल. Neurons of the red nucleus also receive, ये important point है, इसको सुनो. Neurons of the red nucleus also receive afferent impulses through connections with the cerebral cortex and the cerebellum. This is believed to be an important indirect pathway by which the cerebral cortex and the cerebellum can influence the alpha and gamma motor neuron activity. The tract facilitates the activity of flexor muscles. So जितनी बॉडी में फ्लेक्शन हो रही है, डंबल्स उठा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, डोले शोले बना रहे हैं जिम में जाके, जो बाइसेप्स की एक्टिविटी है, फ्लेक्सर एक्टिविटी, वो सारी इज फैसिलिटेटेड बाय रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, एंड दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर ऑन द एंटी ग्रेविटी मसल. सो जो एंटागोनिस्टिक मसल का कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपना एक्शन करेगा. फ्लेक्सर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक्सटेंसर्स उतना पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. सो फ्लेक्सर की कॉन्ट्रैक्शन को कौन फैसिलिटेट करता है? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, राइट. अब मैं ये जो पॉइंट बता रहा था ना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट में ये है, देखो रेड न्यूक्लियस. इस रेड न्यूक्लियस में कॉर्टेक्स से भी इनपुट आता है, ये फाइबर आ रहा है, और सेरिबेलम से भी एक्चुअली इनपुट आता है. सो जो भी इसका फंक्शन है ना रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम. दिस इज द सेरिबेलम. तो सेरिबेलम से भी इनपुट आ रहा है और हायर सेंटर कॉर्टेक्स से भी आ रहा है. सो सेरिबेलम भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है इस सिस्टम को, और हायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कंट्रोल कर रहे हैं. तो जो भी आपकी बॉडी की एक्टिविटी है फ्लेक्शन के लिए, सो फ्लेक्शन की सारी एक्टिविटी कंट्रोल हो रही है बाय द हायर सेंटर्स, एंड द की जॉब ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज टू प्रमोट फ्लेक्सर एक्टिविटी. अब ज़रा टेबल में देख लेते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं ताकि एक दफ़ा टेबल मेक सेंस करना अगर शुरू हो गया तो द लाइफ विल बी इजी फॉर यू. सो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का जॉब क्या है? फ्लेक्सर मसल्स इनहिबिट एक्सटेंसर मसल्स. ओके, इनिशिएट कहाँ से होता है? फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस, क्रॉस ओवर कर जाते हैं इमीडिएटली, टर्मिनेट करता है इन द अल्फा एंड गामा इंटरनशियल न्यूरॉन. ब्रांचेस का पता नहीं है. ओके,
राइट। लेकिन अगर ब्रांचेस में ये पूछूं कि कौन कौन से एरियाज इस रूब्रो स्पाइनल ट्रैक को फाइबर्स देते हैं, तो फाइबर्स कम फ्रॉम सेरिब्रम एज वेल एज फ्रॉम सेरिबेलम, ठीक है। तो फाइबर्स आर कमिंग टू कंट्रोल द रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम सेरिब्रम एज वेल एज फ्रॉम सेरिबेलम। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी यहाँ पर, दोबारा इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ कि हेयर वी हैव द रेड न्यूक्लियस, और ये सेरिब्रम से भी फाइबर्स आ रहे हैं और सेरिबेलम से भी फाइबर्स जा रहे हैं, और ये रहा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। Okay, now the next one is called the vestibulospinal tract. Vestibulospinal tract are situated, ये न्यूक्लियाई जो हैं इसके, जहाँ से ये सारी गेम शुरू होती है, the vestibular nuclei, they are situated in the pons and the medulla beneath the floor of the fourth ventricle. The vestibular nuclei receives afferent fibers from the inner ear through the vestibular nerve and from the cerebellum. जिस तरह अभी एक हमने फाइबर डिस्कस किया था जिसमें विजुअल इनपुट था सुपीरियर कोलिकुलस पे, और वो वहाँ से फिर फाइबर्स निकल रहे थे और वो रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा था, द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू विजुअल स्टिमुलाई, आई। बिल्कुल इसी तरह जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है दैट इज रिलेटेड टू एयर। सो द वेस्टिबुलर इनपुट यहाँ एयर से आता है वाया द वेस्टिबुलर नर्व इनटू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। एक तो एयर से आता है ये इनपुट और दूसरा सेरिबेलम से भी आता है। तो सेरिबेलम और एयर से इनपुट आते हैं टू द लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूरॉन्स ऑफ द लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस गिव राइज टू द एक्सॉन्स दैट फॉर्म द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। द ट्रैक्ट डिसेंड अनक्रॉस्ड थ्रू द मेडुला एंड थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द एंटीरियर व्हाइट कॉलम। द फाइबर्स टर्मिनेट बाय सिनैप्सिंग विद द इंटरनंशियल न्यूरॉन्स ऑफ द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी सारी स्टोरी ये है यहाँ पर कि एयर से इनपुट आएगा वाया द वेस्टिबुलर नर्व, सेरिबेलम से इनपुट आएगा, और ये जो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है अब इसमें से फाइबर्स निकलेंगे और वो अनक्रॉस नीचे चले जाएंगे। क्रॉस नहीं हो रहे, देखें अपोजिट साइड पर, दे आर गोइंग ऑन द सेम साइड एंड दे आर साइनैप्सिंग विद द इंटरनंशियल न्यूरॉन्स व्हिच अल्टीमेटली साइनैप्स विद द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ओके, सो दैट्स द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये पूरा जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से निकला है, दिस इज ऑल द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। इजी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नाउ द फंक्शन, द इनर एयर एंड सेरिबेलम बाय मीन्स ऑफ दिस ट्रैक्ट फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स इन एसोसिएशन विद द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस। सो एक्चुअली इट इज डूइंग द जॉब ऑपोजिट टू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम था फ्लेक्सर्स को फैसिलिटेट करना, यही पढ़ा था ना हमने, टू फैसिलिटेट फ्लेक्सर्स, और एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करना, दैट वाज रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल। लेकिन इस वक्त हम वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो इट्स डूइंग द ऑपोजिट जॉब। इट इज एक्चुअली इनहिबिटिंग फ्लेक्सर्स एंड इट इज ऑगमेंटिंग एक्सटेंसर मसल्स। टेबल देखते हैं दोबारा, हर ट्रैक्ट के बाद टेबल हमें जरूर देखना है ताकि टेबल शुड मेक सेंस एक्चुअली, बिकॉज दैट्स द रिविजन टूल दैट वी विल यूज ड्यूरिंग एग्जाम्स। नाउ वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम क्या है? इट फैसिलिटेट्स एक्सटेंसर्स एंड इनहिबिट्स फ्लेक्सर्स। ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। फाइबर्स अनक्रॉस्ड होते हैं एंड दे डिसेंड डाउन एंड साइनैप्स विद अल्फा एंड गामा इंटरनंशियल न्यूरॉन्स, एंड इनकी ब्रांचेस का भी अता पता नहीं है। नाउ द नेक्स्ट ट्रैक इज द ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। ऑलिव्स खाते हैं आप लोग शौक से? ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। The olivospinal tract was thought to arise from the inferior olivary nucleus and to descend in the lateral white column of the spinal cord to influence the activity of the motor neurons in the anterior. But many doubts exist. भाई ये है भी या नहीं है, ये ट्रैक्ट इसका अता पता कुछ नहीं है। तो चूंकि अता पता नहीं है तो ज़्यादा टेंशन इसके बारे में लेनी नहीं है। बस सिर्फ इतना पता है कि क्या इसके बारे में सोचा समझा जाता था, वो ये कि इट यूज टू ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ऐसा माना जाता था। इस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, काफ़ी आर्गूमेंट है। इसका क्या काम है नहीं पता। इट क्रॉस इन द ब्रेन स्टेम, मे बी कहाँ साइनैप्स करता है नहीं पता, ब्रांचेस नहीं पता। तो बेसिकली इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। अब इस सब के बाद जो आखिरी चीज़ रह गई समझने की डिसेंडिंग ट्रैक्स में, वो है डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसकी सप्लाई को ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। सो वो जो फाइबर्स हैं जो ऊपर से आके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो फाइबर्स कहलाते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। The higher centers of the central nervous system associated with the control of autonomic activity are situated in the cerebral cortex, hypothalamus, amygdaloid complex and reticular
रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट की पोजीशंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ से ये देखा जाता है, ये ऊपर है सब, और वहाँ से ये देखा जाता है कि भाई नीचे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक चेन्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है, वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो उसे कंट्रोल करने के लिए इन चार जगहों पे सेंटर्स हैं, यहाँ से फाइबर्स आते हैं, उन फाइबर्स को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, ठीक है। ऑल्दो डिस्टिंक्ट tracts have not been recognized, investigation of the spinal cord lesion has demonstrated that descending autonomic tracts do exist and probably form part of the reticulospinal tract. The major ये fibers किस tract में travel करते हैं? Reticulospinal tract में. The fibers arise from neurons in the higher centers. ये चार जगह मैंने आपको बताई, यहाँ से ये arise करते हैं fibers, and they cross the midline in the brainstem. They are then believed to descend in the lateral white column of the spinal cord and to terminate by synapsing on the autonomic motor cells in the lateral gray column. अब तक हमने जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़े वो सब के सब अल्टीमेटली साइनैप्स कर रहे थे इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम, लेकिन ये साइनैप्स कर रहे हैं इन द लेटरल ग्रे कॉलम बिकॉज दिस इज वेयर जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो है इज एसोसिएटेड विद द लेटरल ग्रे कॉलम, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं दे साइनैप्स इन द लेटरल कॉलम, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कौन सा लेटरल कॉलम? स्पाइनल कॉर्ड का थोरैसिक सेगमेंट, लंबार सेगमेंट एंड मिड सैक्रल, बिकॉज दिस इज द एरिया जहाँ से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स एक्चुअली अपना रोल प्ले करते हैं सारे का सारा। सो जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है थोरैकोलंबर और जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है वो सारा इस रीजन में है। सो इसी रीजन में ये फाइबर्स आके डिसेंड करते हैं। सो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, let me see if we have a relevant diagram for descending tracts. Actually descending tract के लिए अगर आपको डायग्राम देखनी हो so you should go and look at the diagram जो descending tract में autonomic fibers को लेके आ रहा है, और वो कौन सा मैंने आपको बताया सिस्टम है जो इन फाइबर्स को लेके आता है नीचे, वो है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट ये जो नीचे ट्रैवल कर रहे हैं इनमें सेरिब्रम से और डिफरेंट एरियाज जो मैंने आपको बताया देवर 4 डिफरेंट एरियाज, एमिग्डाला, इन जगहों से फाइबर्स आते हैं और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का पार्ट बन जाते हैं और नीचे ट्रैवल करते हैं, लेटरल ग्रे कॉलम में एंड होते हैं और वहाँ से कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। अब देखते हैं टेबल में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। द डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, इनका काम क्या है? टू कंट्रोल द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इनके फाइबर्स इनिशिएट कहाँ से होते हैं? फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फ्रॉम हाइपोथैलेमस, फ्रॉम एमिग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स एंड रेटिकुलर। 4 हायर सेंटर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द sympathetic and parasympathetic system. They usually cross the midline and they end in the lateral gray column of the spinal cord, ठीक है। cervical spinal cord, thoracic spinal cord and lumbosacral spinal cord। और ये ट्रैवल करते हैं, एक चीज़ जो यहाँ नहीं लिखी हुई, ट्रैवल करते हैं कौन से ट्रैक्ट में? They usually travel in the reticulospinal tract, क्योंकि reticulospinal tract का काम था to control sympathetic and parasympathetic outflow। समझ में आई बात? तो इनमें से यही फाइबर्स गुजर रहे होते हैं। सो भैया ये है, that's all about the descending tracts and that's basically it. It was pretty simple stuff, okay? नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स की और रिफ्लेक्स एक्शंस की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।